कमोडिटी मार्केट में अब कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा मुनाफा? गोल्ड सिल्वर से क्रूड तक आज खुलेंगे ऐसे राज जो आपके ट्रेड को बना सकते हैं सुपर प्रॉफिटेबल। और इन्हीं राज पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी, कमोडिटी मार्केट में फिलहाल सबसे मजबूत थीम आपको कौन सी दिख रही है? गोल्ड, क्रूड या बेस मेटल्स? कमल जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो एक बुल रन चल रहा था, चाहे वो सोना चांदी हो या बेस मेटल्स हो या एनर्जी पेक हो, तो वहां पे थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो हर्ट होता हुआ नजर आया। उसके पीछे दो तीन मुख्य वजह है। पहला तो ये है कि यहाँ पे जो है डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। और जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी 100 के स्तर के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने जो नवंबर मंथ की पॉलिसी के जो मीटिंग मिनट्स जारी किए, उसमें उन्होंने वहां पे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती को लेकर के अनिश्चितता जाहिर की है। और उन्होंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को फिर एक बड़ा कंसर्न बताया है। और साथ ही जो शटडाउन के बाद जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा रिलीज होना शुरू हुए हैं, उसके ऊपर वो नजर रखेंगे और उसके अनुसार फिर वहां पे ब्याज दरों में कटौती का निर्णय करने की उन्होंने बात कही है। एक जो बड़ी वजह है वो यह हुई है कि यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे लगातार प्रयासरत है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पिछले 3.5 वर्षों से वॉर छिड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं वहां पे रुके। और उन दोनों के बीच में सीज फायर डील को लेकर के वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने देखा है कि इस सप्ताह सोने चांदी और मेटल्स में एक मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। हालांकि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है अभी भी वो यहाँ पे ओवरऑल कमोडिटी बास्केट के जो है मजबूत बने हुए हैं। कमल जी। गोल्ड सिल्वर की बात पहले हम करें तो क्या निवेशक अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, या आप उन्हें सलाह देंगे कुछ इंतजार करने की, जो एक करेक्शन मोड में बाजार जिस तरह दिखाई दे रहा तब? देखिए, मार्केट है कि यहाँ पे करेक्टिव मोड में दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि मार्केट जो है $3,870 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, वो होल्ड करता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,17,700 जो है एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में। कहीं भी सोना फिर से एक बार 1,20,000 से 1,19,000 के दायरे में आए तो वहां पे फ्रेश बाइंग की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। वहीं हम देख रहे हैं कि $4,140 जो है एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना हुआ है। और भारतीय बाजारों में 1,24,400 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना हुआ है। कीमतें अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करेगी तो फिर वहां पे एक फ्रेश रैली जो है सोने में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी हमारा मानना है कि $46.40 जो है वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट शॉर्ट टर्म में रहेगा। वहीं ऊपरी लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि 52.5 यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। तो भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,47,000 से 1,45,000 का जो दायरा है वो एक मजबूत सपोर्ट चांदी के लिए रहेगा। वहीं 1,60,000 अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में जो रेंज है वो 1,45,000 से 1,60,000 की यहाँ पे बनी रह सकती है चांदी में। 1,60,000 और $52.50 के ऊपर अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो फिर हम वहां भी जो है फ्रेश रैली आते हुए देखेंगे। तो सोने और चांदी में थोड़े से डीप का यहाँ पे निवेशकों को वेट करना चाहिए। और हमारा मानना है कि 1,47,000 चांदी में और 1,19,000 से 20,000 का जो दायरा है वो सोने में बाइंग के लिहाज से यहाँ पे बेहतर लेवल्स होंगे। ये ऐसे में फेड की अगली मीटिंग जो इंटरेस्ट रेट कट का फैसला करेगी, उससे पहले यानी गोल्ड सिल्वर की प्राइस एक रेंज में ही बनी रहेगी? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में एक दायरा बना रह सकता है और सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे फेड की तरफ से ब्याज दरों में फिर कटौती को लेकर के कोई निर्णय होता है तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा जो है बूस्टर डोज का काम करेगा। क्योंकि मार्केट फिलहाल ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और उसी के मद्देनजर हमने एक यहाँ पे अच्छी मुनाफा वसूली सोने और चांदी और बाकी दूसरी कमोडिटीज में भी आते हुए देखी है। अब यहाँ जी। पे यूएस इकोनॉमिक डेटा को देखते हुए अगर फेड दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती का निर्णय ले लेता है तो मार्केट के लिए फिर एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आएगा।
तो जी अगर हम देखें तो देखिए रूस यूक्रेन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौता कराने के मूड में, लेकिन शर्तें वही है जिनको न यूक्रेन मानता है न यूरोपियन देश मानते हैं। और हम देख रहे हैं कि वो बना हुआ है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति तंग है, ब्याज दरों पे संभावना घट गई है। तो ऐसे में जो माहौल पलटा है, जिसका आज बाजारों पे असर भी दिखाई दे रहा है, तो क्या यह माने कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों को घबराने की जरूरत है या नहीं है अब? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मार्केट हो या असेट क्लास हो, वहां पे एक अच्छी तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। और उसके कारण जो भी हो, हम यहाँ पे वही कह सकते हैं कि जो मुनाफा वसूली है वो एक टेक्निकल करेक्शन के रूप में ही देखना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी घबराहट और चिंता का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो अनिश्चितता का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है, और जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार यहाँ पे बाइंग जो है करते हुए चले आ रहे हैं। और अभी भी आगे जिस तरह से जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हों या बाकी जो बड़े जो निवेश एजेंसीज है या जो ग्लोबल बैंक है जो एडवाइस करते हैं मार्केट के ऊपर, तो सभी का ये मानना है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी, और वो मार्केट के लिए सेंटिमेंटली जो है एक सपोर्ट का काम करेगी। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक दायरा यहाँ रह सकता है या कुछ टेक्निकल करेक्शन हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में जो ट्रेंड है ओवरऑल वो सोने और चांदी का पॉजिटिव बना रह सकता है। जी, ये तो मनोज जी आपने कहा कि सोने चांदी में आगे का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अब बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हाल की वॉलेटिलिटी के पीछे सबसे बड़े कारण क्या है और आगे के लेवल क्या हो सकते हैं मनोज जी? देखिए, कच्चे तेल में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, लेकिन जब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यह खबर आई कि उन्होंने वहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि उन्होंने यहाँ पे रशिया यूक्रेन पीस डील का ड्राफ्ट जो है तैयार किया है और वो उसको एक्सेप्ट करे, उसके बाद से हमने कच्चे तेल में एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी। क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील हो जाती है तो जो रशियन सैंक्शन है वो थोड़े ईज होते हुए नजर आएंगे, और रशिया का जो तेल है वो फिर एक बार ग्लोबल जो है मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते हम सेंटिमेंटली एक दबाव यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों पर जरूर देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि $55 जो है WTI के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है बने रहेंगे, और ऊपर में 64 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो लगभग $8 से $9 का ये रेंज जो है वो आगे भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 5,000 के स्तर जो है महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे कच्चे तेल के लिए। वहीं ऊपरी स्तरों पर हम देख रहे हैं कि 5,500 एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक दायरा कच्चे तेल में 5,000 से 5,500 का बना रह सकता है, कमल जी। जी, और मनोज जी बेस मेटल्स में कौन सा मेटल बाकी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और क्यों? देखिए, बेस मेटल्स के पहले यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कच्चे तेल के साथ नेचुरल गैस की भी हम बात करना चाहेंगे। जी हम देख रहे हैं कि एक मजबूत स्ट्रेंथ नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $4.5 के पार निकली है। भारतीय बाजारों में हम 400 के ऊपर कीमतों को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे यूएस के जो स्टोरेज है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, सीजनल डिमांड बेहतर है। तो एनर्जी पेक में हमारा मानना है कि नेचुरल गैस यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। नेचुरल गैस में 365 जो है एक महत्वपूर्ण सपोर्ट भारतीय बाजारों में बना रहेगा, और कीमतें यहाँ पे अगर 410 के स्तर के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगी तो शॉर्ट टर्म में वहां पे 450 से 470 के स्तर भी जो है दिखा सकती है। तो एनर्जी पैक में नेचुरल गैस ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है कच्चे तेल के मुकाबले, और इसमें डिप्स में 394 से 380 के दायरे में खरीद की रणनीति बनाई जा सकती है, 365 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में लक्ष्य वहां पे 450 तक के रखे जा सकते हैं। जी, और बेस मेटल्स में कौन सा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और क्यों मनोज जी? देखिए, मेटल में हमने एक अच्छी रैली देखी थी, उसके पीछे दो तीन मुख्य वजह थी। एक तो सप्लाई कंसर्न्स थे, दूसरा जो कॉपर की सेकेंड लार्जेस्ट जो माइन है इंडोनेशिया की, वहां पे शटडाउन देखने को मिला था। तो यहाँ पे अभी खबरें निकल कर आ रही कि जो माइन वहां पे जो शटडाउन हुआ था, वहां से फिर पार्शियल ऑपरेशन जो है जल्द रिज्यूम हो सकते हैं। हमने वर्तमान में थोड़ा इन्वेंट्री लेवल में भी फिर से एक बार बढ़ोतरी आते हुए देखा है, और सप्लाई कंसर्न थोड़े ईज हुए जिसके चलते मुनाफा वसूली है। लेकिन साथ ही यहाँ पे चाइना की तरफ से हाउसिंग सेक्टर को लेकर के एक स्टिमुलस पैकेज की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, और आगे यूएस में जो शटडाउन है वो भी रीओपन हुआ है, तो वहां से भी डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है। तो एक यहाँ पे मुनाफा वसूली ओवरऑल मेटल पैक में देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन ग्रेजुअली वहां पे
जो है फिर से एक शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल मेटल पेक में देखने को मिल सकती है। सबसे बेहतर जो मेटल है वो यहाँ पे जिंक लगता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स के साथ में शॉर्टेज भी है। एलएमई वेयर हाउस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट है, तो उसके चलते ओवरऑल मेटल पैक में जिंक बेहतर लगता है। जिंक में 298 के स्तर मिलते हैं तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है 291 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 312 तक के रखे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रेफर्ड पिक जो रहेगी वो एल्यूमिनियम रहेगी। एल्यूमिनियम भी अब अपने सपोर्ट लेवल 260 के काफी करीब है, तो 260 के स्तर अगर एल्यूमिनियम में मिलते हैं तो वहां भी बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 254 का लगाना चाहिए और लक्ष्य वहां पे 272 के रखे जा सकते हैं। कॉपर में एक दायरा वहां पे 980 से 1015 का जो है बना रह सकता है। कमल जी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है कमल जी, उनके फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे रिकमेंडेशन के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक किसी भी कमोडिटी में यहाँ ट्रेडिंग की कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।